दोस्तों, अदानी पावर लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने अपना क्वार्टर थ्री का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद में कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इस रिजल्ट के बाद उसको समझने की कोशिश करेंगे। फ्राइडे को स्टॉक के अंदर तेजी थी। क्या अदानी पावर आने वाले समय यहाँ से बेहतर करेगा? रिजल्ट इस बार थोड़ा सा कमजोर आया, इसके पीछे क्या वजह उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की बात है तो कंपनी ने जबरदस्त फैसला किया है। कंपनी अपने बिजनेस को लेकर रोज कुछ नए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लगातार कुछ बड़े फैसले कर रहे हैं, जिससे उम्मीद है कि आने वाले समय जियो फाइनेंशियल काफी बेहतर कर सकता है। शेयर की प्राइस काफी नीचे आ गई है, ऐसे में क्या संभावना बदल रही है? दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पे शेयर होल्डर के लिए आप देख सकते हो वोटिंग लाइन खोली है। इसके पीछे मकसद क्या है उसको जानेंगे। और सबसे बड़ी बात है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, जिसमें बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी है अपनी आईपीओ प्राइस से नीचे, क्या आने वाले उसमें बेहतर करेगा? साथ में हम यहाँ पे क्यूपिड लिमिटेड को डिस्कस करेंगे, जिसने शानदार बोनस देने का ऐलान कर दिया है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले अदानी पावर की बात करें, 135 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.49% की तेजी देखने को मिली। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि 92 इसका 52 वीक का लो है, लेकिन हाई 182 का है। स्टॉक अपने ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग की वजह से काफी नीचे आया है। तो कंपनी ने अपना क्वार्टर थ्री का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है और इस रिजल्ट को इन्होंने न्यूज़पेपर के अंदर भी यहाँ पे पब्लिश किया। तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस अहमदाबाद एडिशन के अंदर 30 जनवरी 2026 को इन्होंने रिजल्ट को अपलोड किया है, जिसमें जो कंपनी से संबंधित सारी जानकारी, रिजल्ट के अंदर क्या सारी बातें, वो यहाँ पे डिस्कस की गई है। तो आप देख सकते इस बार कंपनी का जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट है उसमें 18.9% की अर्न बेसिस पे गिरावट देखने को मिली, जो 2479 करोड़ के आसपास रहा है। और यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी देखें तो डिक्लाइन हुआ है 8.9%, जो 12,451 करोड़ के आसपास रहा है। एबिटाडा अगर आप देखें तो 15.6% के आसपास है, जिसमें ईयर ऑन बेसिस पे कमी देखने को मिली है 15.6% की, जो 4,238 करोड़ के आसपास रहा है। मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट अगर दे तो 300 बेसिस पॉइंट के आसपास रहा है, जिसमें 34% की संभावना बनी है। तो कुल मिला के रिजल्ट इस बार कुछ कमजोर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो अच्छी खबर यह है कि लॉन्ग टर्म पावर परचेस एग्रीमेंट साइन हुआ है इनका 3.2 गीगावाट का ओडिशा आसाम डिस्कॉम की तरफ से इस क्वार्टर के दरमियान 31 दिसंबर 2025 के हिसाब से। और यहाँ पे इनकी जो भी 90% जो पावर इस समय प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसका पावर परचेस एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन हो चुका है। यानी आने वाले समय इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। कंपनी आप देखें तो जो पावर सेल वॉल्यूम है वो 23.6 बिलियन यूनिट के आसपास रहा है, जो पिछले साल 23.3 बिलियन यूनिट के आसपास था। यानी इस बार इनका जो आप देखें सेल्स है और बड़ा है यूनिट के अंदर हिसाब से। तो यहाँ पे अदानी पावर ने करीब 12 गीगावाट के यहाँ पे पावर परचेस एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन किए है, जो आने वाले समय जो कंस्ट्रक्शन कैपेसिटी है वो प्राप्त करेंगे, उसके ऑलरेडी इन्होंने पीपीए साइन कर लिए। तो क्लियरली है कि आने वाले जो समय में इनकी जो भी नई जो ऊर्जा की जो इंस्टॉलेशन कैपेसिटी होगा उसके लिए भी इन्होंने कस्टमर पहले ही ढूंढ लिए। तो ऐसे में कंपनी और तेजी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाएगी। और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का यही कहना है कि जो इस समय जो इनके प्रोजेक्ट पाइपलाइन में उसके लिए इन्होंने सारे रास्ते क्लियर कर दिए हैं। यानी आने वाला जो समय काफ़ी अच्छा होगा अदानी पावर के लिए। यहाँ पे कि मॉर्गन स्टैनली इस समय अदानी पावर के स्टॉक को लेकर पॉजिटिव है। रेवेन्यू एबिटाडा और प्रॉफिट इस बार कम हुआ है, उसके पीछे वजह की जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है उसमें कुछ कमी रह गई। आप देखें तो यहाँ पे जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की कमी की वजह से लोअर इंटरेस्ट और जो टैक्स में कमी रही, उसकी वजह से कंपनी का जो प्रदर्शन थोड़ा कमजोर है। लेकिन मॉर्गन स्टैनली इस समय काफ़ी बुलिश है। नेट डेट कंपनी का 38,700 करोड़ तक पहुंच गया है। नेट डेट एबिटाडा इंक्रीज हुआ है 1.86 टाइम्स। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी को यहाँ पे एलओए प्राप्त हुआ है, करीब 3,200 मेगावाट का एक लार्ज कैपेसिटी प्रोजेक्ट है, जो 2026 से 29 में कंप्लीट करेगी। और इस वजह से इन्होंने ओवरवेट की रेटिंग दी है और मॉर्गन स्टैनली को लगता है कि आने वाले समय में अदानी पावर बेहतर करेगा। अब जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की बात करें, 254 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.20% की गिरावट देखने को मिली। यानी स्टॉक इस समय काफ़ी कमजोर है। आप देख सकते हो 394 का हाई बनाया हुआ स्टॉक इस समय
50 के आसपास है। तो क्लियर है कि यहाँ पे काफ़ी गिरावट हुई है और पूरा बाजार इस समय दबाव में है, लेकिन कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर। अब यहाँ पे देखो कि जियो फाइनेंशियल सर्विस ने इसकी जो सब्सिडीज कंपनी जियो पेमेंट बैंक के माध्यम से एक नई सर्विस लॉन्च की है, सेविंग प्रो, जिसके माध्यम से आपको हायर इंटरेस्ट मिलेगा जो भी आपका आइडियल बैलेंस है उसके ऊपर। तो अगर आप जियो पेमेंट बैंक के ये सेविंग प्रो अकाउंट में अगर आप यहाँ पे सर्विस शुरू करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली आपका जो भी निवेश है, जो सरप्लस है, जो पैसा पड़ा है, वो म्यूचुअल फंड के अंदर उसको इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जिसके वजह से आपको 6.5% का आपके सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलेगा। यानी रेगुलर आपके सेविंग अकाउंट में पैसे रहने के बाद भी आपको इंटरेस्ट रेट अच्छा मिलेगा, क्योंकि आपके जो पैसे हैं पड़े हुए वो म्यूचुअल फंड में निवेश किए जाएंगे। तो यहाँ पे 5000 रुपीज़ से यहाँ पे स्टार्टिंग होगी और उसके हिसाब से आप चाहे तो जितना अच्छा निवेश कर सकते हैं। 1.5 लाख रुपीज़ पर डे के हिसाब से आप निवेश कर सकते हैं और 90 डेज में आप सकते हो कि आप अपना जो भी रिडेम्पशन है वो 90% कर सकते हैं। तो जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया वो 90% आपको पैसा कभी भी मिल सकता है जब चाहे आप, तो और बाकी का जो पैसा है वो 1 से 2 दिन में आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो कुल मिला के देखो कि अच्छा एक मौका है निवेशकों के लिए भी कि उनको सेविंग अकाउंट पे एक अच्छा इंटरेस्ट रेट कंपनी प्रोवाइड करे, इससे कस्टमर बेस बढ़ेगा जियो फाइनेंशियल का। तो ये देख सकते हो कि जियो सेविंग प्रो जो अकाउंट है वो डिजिटल और पेपरलेस है और आप इसको देख सकते हो कि जियो फाइनेंशियल ऐप के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार की इसमें किसी कोई चार्ज नहीं है, ना एंट्री ना एग्जिट चार्ज आपको लगने वाला है, नहीं कोई हिडन फीस है, ना लॉक इन पीरियड है। तो आप समझ सकते हो इससे आप अपने पैसे से पैसा बना सकते हैं बैंक अकाउंट के माध्यम से। और ये बहुत अच्छी बात है कि आपका जो बैंक अकाउंट का पैसा है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होगा और एक तरह से सुरक्षित भी रहेगा कंपनी के थ्रू। वो आपकी जिम्मेदारी से आगे लगाएंगे पैसे, आपको उसमें नुकसान नहीं होगा। तो काफ़ी अच्छी एक स्कीम है जिसकी वजह से जियो फाइनेंशियल को आने में काफ़ी बेनिफिट हो सकता है, काफ़ी कस्टमर बेस बढ़ सकता है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, प्रमोटर की होल्डिंग आपके 47.12% के आसपास है और लिस्टिंग के बाद इन्होंने होल्डिंग बढ़ाई है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। म्यूचुअल फंड की यहाँ पे 7.16% की शानदार होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी में भी 7.41% का जबरदस्त निवेश किया हुआ है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की भी 11.4% के आसपास की शानदार होल्डिंग है, जबकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंक की 0.07% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर की यहाँ पे 21.41% के आसपास की होल्डिंग है, जबकि अदर्स के यानी जो बड़े निवेशक उनकी 5.35% की होल्डिंग है। तो काफ़ी सारा निवेश बड़े बड़े फंड हाउस ने किया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड की 7.16% की होल्डिंग है और 46 की संख्या है। इसमें क्वांट म्यूचुअल फंड ने काफ़ी बड़ा निवेश किया, 2.25% की होल्डिंग, और इसीलिए इनका यहाँ पे नाम शेयर होल्डिंग पैटर्न में शो हो रहा है। उसके बाद में एसबीआई म्यूचुअल फंड ने भी अभी 1.19% का भारी निवेश किया हुआ है। तो दो म्यूचुअल फंड ने काफ़ी अच्छा निवेश किया हुआ है। यही इशारा है कि आने वाले समय जियो फाइनेंशियल बेहतर कर सकता है। अब ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात करें, 32.51 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.07% की तेजी देखने को मिली। स्टॉक काफ़ी गिरा, उसके बाद में यहाँ पे फिर एक पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पे आप देखो कि 30 इसका 50 रुपये का लो और हाई 80 रुपीज़ का है। स्टॉक फिलहाल आप देखें तो अपने लो प्राइस पे है और इसी देख सकते हो निचले लेवल नया लो बनाने का बाद यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड, यहाँ पे देख सकते हो कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से शेयर होल्डर की रजामंदी लेने के लिए यहाँ पे इन्होंने देख सकते हो वोटिंग लाइन खोलने का फैसला किया, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे नवलर दत्तात्रेय सिंह जो शशांक है उनका नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंटमेंट किया 5 साल के लिए। और ये देखो कि 5 दिसंबर 2025 से उनका कार्यकाल शुरू होगा, जो दिसंबर 4 तारीख 2030 तक चलेगा। तो ये देख सकते हो कि ये काफ़ी मजबूत खिलाड़ी है, 17 साल का इंडस्ट्रीज का उनके पास अनुभव है, डिजिटल प्लेटफॉर्म में उन्होंने काफ़ी अच्छी सेवाएं दी है, तो इस वजह से इनको ये मौका दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ई वोटिंग जो शुरू हो रही है 30 जनवरी 2026 से शुरू हुई है सुबह 9 बजे से, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे 28 फरवरी 2026 तक ये ई वोटिंग खुलेगी शाम को 5 बजे तक, यानी 1 महीने का आपके पास वक्त है, आप इसमें वोट कर सकते हैं। कट ऑफ डेट इसकी 23 जनवरी 2026 है, यानी जिसके शेयर होल्डर के पास डीमेट अकाउंट में 23 जनवरी 2026 तक शेयर है वो सारे एलिजिबल है, वो वोट कर सकते हैं। इसके अलावा जो नोटिस डिस्पेच किया गया वो 29 जनवरी को किया गया है। वैसे देखें तो भले स्टॉक के अंदर गिरावट हो, लेकिन दो म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे भारी निवेश किया हुआ है। 2.75% की होल्डिंग मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप की है, जबकि मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप ने भी 1.86% की होल्डिंग ली हुई है। तो क्लियर है कि बड़े फंड हाउस अभी भी भरोसा करे, स्टॉक काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है, यहाँ से संभावना पॉजिटिव बन सकती है। अब यहाँ पे हम बात करें क्यूपिड लिमिटेड की, 400 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.51% की तेजी देखने को मिली। कंपनी अब बोनस का ऐलान कर चुकी है, तो देख सकते हो कि क्यूपिड में 13% की तेजी देखने को मिली। आप देखिए गुरुवार के दिन काफी अच्छी, क्योंकि कंपनी 4-1 के हिस्सों में बोनस शेयर देने जा रही है।
तो काफ़ी अच्छा फैसला किया गया, एक अच्छा मौका है निवेशकों के लिए भी। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।